नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। भारत की राजनीति में एक सवाल जो बार बार उठता है वो ये है कि भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी कौन होगा। हालांकि ऐसे संकेत हैं कि प्रधानमंत्री मोदी अभी लंबे समय तक भाजपा के सर्वमान्य नेता बने रहेंगे और 2029 में भी प्रधानमंत्री पद के लिए भाजपा का चेहरा वही होंगे। दूर दूर तक कोई है नहीं और पार्टी में ऐसी कोई चर्चा भी इस वक्त नहीं हो रही है और 2034 तो भी बहुत दूर है। लेकिन राजनीति में ये कयास लगते रहते हैं, चर्चा ये होती रहती है कि भाई मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी का नेता कौन होगा। आज हम लोग 3 ऐसे मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे जिनके बारे में ये कहा जाता है कि उनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि दिखती है। अब यहाँ मैं एक बात साफ कर दूं कि आज हम लोग सिर्फ मुख्यमंत्रियों की बात कर रहे हैं। वैसे जब भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की बात होगी तो गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा भी उसमें जरूर होगी, क्योंकि वो भी एक मजबूत उम्मीदवार हैं और वो एक लंबे समय से प्रधानमंत्री मोदी के साथ रहे हैं और राजनीति के सारे दांव पेच वो समझते हैं। और चूंकि वो गृह मंत्री हैं तो अब एडमिनिस्ट्रेशन का भी उनका एक काफ़ी लंबा अनुभव है। लेकिन आज अमित शाह को इस चर्चा से दूर रखते हैं, क्योंकि आज हम लोग चर्चा करेंगे सिर्फ मुख्यमंत्रियों की। उन 3 मुख्यमंत्रियों की चर्चा करेंगे जिन्हें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संभावित उत्तराधिकारी के रूप में देखा जा रहा है। आज जिन 3 मुख्यमंत्रियों की बात करेंगे वो न सिर्फ आइडियोलॉजी के लेवल पर प्रधानमंत्री मोदी के साथ आपको बिल्कुल साथ खड़े दिखेंगे, बल्कि गवर्नेंस के लेवल पर भी बिल्कुल उसी ढांचे में फिट होते हैं जो भारतीय जनता पार्टी में लीडरशिप के लिए जरूरी है। देखिए, एक बात समझनी बहुत जरूरी है कि नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री बनने से पहले 12 साल तक गुजरात के एक सफल मुख्यमंत्री के रूप में अपने आप को इस्टेब्लिश किया, खासकर गवर्नेंस के लेवल पर। अगर आप उनका कार्यकाल देखेंगे गुजरात में तो उन्होंने विकास के कई कार्य किए, नए नए मापदंड वहाँ पे स्थापित किए। ये और बात है कि गुजरात शुरू से ही एक विकसित राज्य रहा है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद उन्होंने वहाँ विकास के नए आयाम गढ़े वहाँ पर। इसी तरह से ये जो 3 मुख्यमंत्री हैं जिनकी चर्चा अभी हम करने जा रहे हैं, उन्होंने भी अपने आप को एक सशक्त एडमिनिस्ट्रेटर के रूप में इस्टेब्लिश किया है और उनके राज्य की जनता भी इस बात को मानती है और पूरे देश में भी एक छवि गई है कि हाँ, ये एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर हैं। अब एक एक करके इन तीनों की चर्चा करते हैं। जो नाम सबसे पहला है उस पर न तो भारतीय जनता पार्टी में कोई दो राय है और ना ही देश में कोई दो राय है। सब लोग उस नाम पर एक मत हैं और वो नाम है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का। उनके पक्ष में जो सबसे बड़ी बात आती है कि उनका हिंदुत्व बिल्कुल अनकम्प्रोमाइजिंग है। वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने हिंदुत्व के मुद्दे पर कभी कोई समझौता नहीं किया है। और आप ध्यान रखिए कि पूरे देश में इतनी आलोचना होने के बाद भी ये जो वामपंथी तत्व हैं, उन लोगों ने जितनी उनकी आलोचना की है, जितना उनका मजाक उड़ाया है, उसके बाद भी वो हिंदुत्व के रास्ते से कभी हटे नहीं और बिल्कुल डटे रहे उस पर। और भारतीय जनता पार्टी का जो कैडर है, अगर आप देखें आज भी कोई इलेक्शन रैली होती है तो प्रधानमंत्री मोदी के बाद अगर किसी की डिमांड सबसे ज़्यादा होती है तो वो योगी आदित्यनाथ है। और वो इसलिए होती है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की जो कोर आइडेंटिटी है, जो पहचान है हिंदुत्व की, उस पर वो बिल्कुल खरे उतरते हैं। तो एक तो ये हो गया कि उनका अनकॉम्प्रोमाइजिंग हिंदुत्व है। दूसरी चीज़ है इम्प्रेसिव गवर्नेंस। गवर्नेंस के मामले में भी योगी आदित्यनाथ ने अपने आप को उत्तर प्रदेश में साबित किया है। जिस वक्त उन्होंने उत्तर प्रदेश की सत्ता संभाली थी उस वक्त कानून और व्यवस्था की स्थिति वहाँ बहुत खराब होती थी। और आज अगर आप उत्तर प्रदेश में जाएंगे, लोगों से पूछेंगे तो कोई एक उपलब्धि, सबसे बड़ी उपलब्धि अगर आप उनसे पूछेंगे तो वो बताएंगे कि लॉ एंड ऑर्डर है। और ये किसी भी प्रदेश के विकास की पहली शर्त होती है। अगर आपको औद्योगिक विकास भी करना है तो अगर लॉ एंड ऑर्डर ठीक नहीं है तो फिर आप आगे नहीं बढ़ सकते। और योगी आदित्यनाथ ने इस पर काफ़ी काम किया है और ये बात उनके विरोधी भी मानते हैं उत्तर प्रदेश में कि उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को वापस पटरी पे ले आने में सफलता पाई है। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का जो माइंडसेट है वो बिल्कुल बिजनेस ओरिएंटेड है। उन्होंने जो ODOP, 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट चलाया, वो भी काफ़ी सफल हुआ। हर जिले का एक प्रोडक्ट है जिसको कि वो मार्केट करते हैं। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर में आप देख लीजिए, उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का जो जाल उन्होंने बिछाया है वो अपने आप में लाजवाब है। ये कहा जाता है, आंकड़े ये बताते हैं कि कुछ ही समय में उत्तर प्रदेश में एक्सप्रेसवे का सबसे लंबा जाल होगा
किलोमीटर के टर्म्स में भी सबसे ज़्यादा किलोमीटर एक्सप्रेसवे का उत्तर प्रदेश में ही होगा। इसके अलावा जो डिफेंस कॉरिडोर उन्होंने उत्तर प्रदेश में बनाया है, अभी आपने देखा होगा ब्रह्मोस की नई फैसिलिटी उत्तर प्रदेश में उन्होंने सेटअप किया है। एस्ट्रोनॉव क्लाशनिकोवा हालांकि पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन इनके टर्म में ही वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हुआ है। तो इंडस्ट्री पर भी योगी आदित्यनाथ का जो फोकस है, मतलब एक जो पारंपरिक हिंदुत्व पे फोकस है, उसके साथ साथ डेवलपमेंट पर, इंडस्ट्रियलाइजेशन पर, मॉडर्निटी पे जो योगी आदित्यनाथ का फोकस है, वो उनको बिल्कुल इस रेस में अलग खड़ा करता है। और प्रधानमंत्री मोदी के उत्तराधिकारी के रेस की जब हम बात करते हैं मुख्यमंत्रियों की, तो उसमें योगी आदित्यनाथ सबसे आगे दिख रहे हैं। ये बात न सिर्फ उनकी पार्टी के लोग मानते हैं, बल्कि पूरे देश में ये बात कही जाती है। जो दूसरा नाम है जो नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में जिस मुख्यमंत्री का नाम लिया जाता है, वो है देवेंद्र फडणवीस का। उनका भी रिकॉर्ड काफ़ी इंप्रेसिव है। देखिए, एक तो वो आरएसएस बैकग्राउंड से आते हैं, बिल्कुल कमिटेड आरएसएस बैकग्राउंड के व्यक्ति हैं, और महाराष्ट्र में उन्होंने जिस तरह से पॉलिटिकल मैनेजमेंट किया है, अभी भी 2 सहयोगी उनके साथ हैं। 2014 में वो पहली बार मुख्यमंत्री बने। उसके बाद जब शिवसेना ने एक तरह से पीठ में खंजर भोंका, वो नहीं बन सके मुख्यमंत्री, फिर भी उन्होंने अपना काम एंड कंपोजर बना करके रखा। और जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व उन्होंने महाराष्ट्र में किया, बिना अपना पेशेंस खोए हुए। बहुत लोग अपना पेशेंस खो देते हैं, लेकिन देवेंद्र फडणवीस में वो डेप्थ आपको दिखेगा। वो एक चीज़ आपको दिखेगी कि वो हर राजनीतिक परिस्थिति का सामना करने के लिए हमेशा तैयार होते हैं, कभी अपना पेशेंस नहीं खोते। और ये नेतृत्व की सबसे बड़ी एक जो नेतृत्व क्षमता है, इसकी सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है जो देवेंद्र फडणवीस में देखने को मिलती है। और पार्टी ने उनको पुरस्कृत भी किया। एक बार फिर से वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने हैं। और आज भी देखिए, लगभग भारतीय जनता पार्टी का वहाँ पर बहुमत है, वहाँ की विधानसभा में, फिर भी उन्होंने बहुत ही डेफ्टली एकनाथ शिंदे और अजित पवार को उन्होंने अपने साथ जोड़ करके रखा हुआ है। जब उन्होंने देखा कि एकनाथ शिंदे इस तरह से व्यवहार कर रहे हैं कि वो कभी भी धोखा दे सकते हैं, तो उन्होंने उसी वक्त अजित पवार को अपने साथ जोड़ लिया था। कई लोगों ने ये कहा कि अजित पवार को साथ में जोड़ना एक पॉलिटिकल लायबिलिटी वो बन जाएंगे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस इस बात को समझ रहे थे कि एकनाथ शिंदे पर एक हद से ज़्यादा भरोसा नहीं किया जा सकता। इसीलिए उन्होंने उस वक्त अजित पवार को अपने साथ जोड़ा। और ये एक बहुत ही डेफ्ट मूव था, पॉलिटिकली बहुत ही डेफ्ट मूव था, जो आगे चल करके भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत काम आया। और आज देवेंद्र फडणवीस बड़ी आसानी से महाराष्ट्र की सरकार चला रहे हैं। और जिस तरह का एडमिनिस्ट्रेशन वो वहाँ पे दे रहे हैं, वो बिल्कुल उनको भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की जो रेस होगी, उसमें उनको स्थापित करता है। जिन 3 मुख्यमंत्रियों की मैंने बात की, उसमें योगी आदित्यनाथ के बाद निश्चित रूप से उनका ही नाम आएगा। एक चीज़ और है जो देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में जाती है, वो ये है कि वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, जहां मुंबई है, जो भारत का फाइनेंशियल कैपिटल है। बड़े बड़े कॉरपोरेट्स वहाँ पे हैं, रिजर्व बैंक का ऑफिस है, कि जितने भी आपके जो टॉप हॉन्चोज हैं कॉरपोरेट्स के, सब वहीं रहते हैं। तो अगर आप एक ऐसे प्रदेश का नेतृत्व लंबे समय तक करते हैं, 5 साल तक उन्होंने पहले किया और इस बार भी 5 साल करेंगे, 10 साल उनका हो जाएगा, तो ये एक बहुत बड़ा एक्सपीरियंस होगा, जो जब ये रेस खुलेगी भारतीय जनता पार्टी में, तो जिसमें वो उनको स्थापित करेगी। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के रूप में उनका जो कार्यकाल रहा है और जो अचीवमेंट्स रही हैं और जितना डेफ्टली उन्होंने महाराष्ट्र को हैंडल किया है, उससे वो बिल्कुल इस रेस में योगी आदित्यनाथ के बाद सामने दिख रहे हैं। जो तीसरे मुख्यमंत्री हैं भारतीय जनता पार्टी के जो इस रेस में शामिल हैं, उनका नाम है हिमंत बिस्वा शर्मा, जो असम के मुख्यमंत्री हैं। अब देखिए, उनका बैकग्राउंड तो वैसे कांग्रेस का है, लेकिन जब से वो भारतीय जनता पार्टी में आए हैं और उन्होंने हिंदुत्व के प्रति जो अपनी निष्ठा दिखाई है, वो अनपैरेलल्ड है। ऐसा आपको लगेगा ही नहीं कि ये व्यक्ति कभी कांग्रेस से आया था, कभी कांग्रेस में होगा। आज की तारीख में वो हिंदुत्व के जो प्रमुख चेहरे हैं भारतीय जनता पार्टी में, उनमें से वो एक हैं। और मुझे लगता है कि कोई किसी की पहले की आइडियोलॉजी क्या थी, उसके बिना पे आप उसको कमतर करके, उसके कंट्रीब्यूशन को आप कमतर करके नहीं आंक सकते। उनमें एक नेतृत्व की क्षमता है, ये हिमंत बिस्वा शर्मा ने असम में प्रूव किया है। और सिर्फ असम में ही नहीं, आप ध्यान रखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पूरे नॉर्थ ईस्ट में उनको इंचार्ज बनाया पॉलिटिकल कैंपेन्स का, और वहाँ भी उन्होंने डिलीवर करके दिखाया है। अब तक के इतिहास में नॉर्थ ईस्ट में जितनी मजबूत स्थिति में भारतीय जनता पार्टी है, उतनी पहले कभी नहीं थी, क्योंकि वहाँ बहुत सारे ऐसे स्टेट्स हैं जो क्रिश्चियन मेजॉरिटी के स्टेट्स हैं, लेकिन वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी ने अपना झंडा गाड़ा है। और नॉर्थ ईस्ट में आज की तारीख में कांग्रेस से भी ज़्यादा प्रभावी पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, और इसमें हिमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है।
तो जैसा मैंने कहा, कांग्रेस में उनका जो अतीत रहा है वो कभी रास्ते में नहीं आएगा। वो भी एक प्रबल दावेदार हैं नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी के रूप में कि जब भी ये रेस ओपन होगी तब हिमंत बिस्वा शर्मा भी उस रेस में शामिल होंगे। और आज मैंने जिन 3 मुख्यमंत्रियों की चर्चा की है उसमें योगी आदित्यनाथ और देवेंद्र फडणवीस के साथ हिमंत बिस्वा शर्मा भी उसमें है। और दूसरी बात देखिए, इनमें एक पॉलिटिकल इंस्टिंक्ट है जो कहते हैं ना कि टू टेक ओपोनेंट्स हेड ऑन। कांग्रेस की जो हालत उन्होंने असम में की है और कांग्रेस के नेताओं को उन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है, आप समझ सकते हैं कि ये एक दृढ़ इच्छा शक्ति वाला व्यक्ति कर सकता है, जो चीज़ हिमंत बिस्वा शर्मा में दिखती है। और उन्होंने भी अपने आप को एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर साबित किया है। आप याद कीजिए 2023 में लगभग उन्होंने कहा था कि हम 600 मदरसों को बंद कर देंगे और उन्होंने बंद कर दिया। ये भारत जैसे देश में और असम जैसे प्रदेश में जहाँ पे मदरसों के समर्थकों की इतनी बड़ी संख्या है, वहाँ उन्होंने ये करके दिखाया और उसका लॉजिक दिया उन्होंने कि इनको मॉडर्न एजुकेशन की ज़रूरत है और उन्होंने ये करके दिखाया वहाँ पे। तो इसलिए मैं कहता हूँ उन्होंने भी एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी दिखाई है और सारे देश ने इस चीज़ को देखा है और असम में लोगों ने इस चीज़ को काफ़ी अप्रिशिएट किया है। हिमंता बिस्वा शर्मा के बारे में एक बात आपको और बता दूं कि 2021 में जब उन्होंने सत्ता संभाली उसके बाद उन्होंने एक नया इतिहास बनाया है। सबसे ज़्यादा कैबिनेट मीटिंग्स उन्होंने की है, रिमार्केबल अचीवमेंट है। 143 कैबिनेट मीटिंग्स हुई हैं उसमें, जिसमें 1922 डिसीजन उन्होंने लिए हैं, जिसमें से 1876 डिसीजन जो लिए गए कैबिनेट में वो पूरी तरह से इम्प्लीमेंट हो गए हैं, सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट हो गए हैं। मतलब कि जो इम्प्लीमेंटेशन का रेट है, जो क्रियान्वयन की जो दर है वो 97.61% है। तो आप समझ सकते हैं कि एडमिनिस्ट्रेशन के फ्रंट पे भी हिमंत बिस्वा शर्मा का परफॉर्मेंस काफ़ी बढ़िया है। तो ये 3 ऐसे मुख्यमंत्री हैं जो मुझे लगता है कि जब भी नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी की चर्चा होगी तो ये 3 मुख्यमंत्री उस रेस में सबसे आगे रहेंगे। आज की तारीख में जो चीज़ें हमें दिख रही हैं उसमें ये लग रहा है कि ये 3 मुख्यमंत्री ऐसे हैं जिनमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मोदी की छवि दिखती है। एक तो आइडियोलॉजी के प्रति पूरी तरह से कमिटमेंट, दूसरे विकास के प्रति निष्ठा, आइडियोलॉजी के प्रति निष्ठा और विकास के प्रति निष्ठा, और तीसरे पॉलिटिकल ओपोनेंट्स को हेड ऑन लेना। पॉलिटिकल ओपोनेंट्स के साथ उनसे डरने की कोई भी चीज़, मतलब बिल्कुल इन तीनों का जो मैंने नाम लिया ये भी नरेंद्र मोदी की तरह अपने पॉलिटिकल ओपोनेंट से डरते नहीं हैं। तो अगर इन सारी चीज़ों को एक साथ देखा जाए, नेतृत्व क्षमता, एडमिनिस्ट्रेटिव कैपेबिलिटी, तो नरेंद्र मोदी में जो चीज़ें दिखती थी वही इन तीनों मुख्यमंत्रियों में भी दिखता है। और जैसा मैंने कहा आपको कि जब भी ये रेस ओपन होगा और अगर कोई 3 मुख्यमंत्री ऐसे होंगे भारतीय जनता पार्टी के जो इस रेस में शामिल होंगे तो वो 3 मुख्यमंत्री यही होंगे, योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस और हिमंता बिस्वा शर्मा। इस मुद्दे पर आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।